हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। तो आज बात करेंगे सीआरपीसी की चैप्टर 30 के अंतर्गत पुनरीक्षण के बारे में। यानी निर्देश का तो हमने देख लिया था, रेफरेंस के बारे में। और आज बात करेंगे रिवीजन के बारे में। रिवीजन क्या होता है और रिवीजन करने का पावर किस किस कोड को है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और आसानी से आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। ठीक है, बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे पुनरीक्षण की बात करें रिवीजन की, तो सबसे पहले बात तो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे रिवीजन कौन सी कोड करता है। ठीक है, तो पहला आता है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, एक हाई कोर्ट को पावर है रिवीजन करने का। दूसरा कोर्ट है आपका सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन न्यायालय क्या कर सकता है और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। लेकिन रिवीजन करने के लिए जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है ना, वही कोर्ट रिवीजन नहीं कर सकता। ठीक है, यदि सेशन न्यायालय ने मान लीजिए जजमेंट दिया है तो सेशन न्यायालय खुद उसको क्या रिवीजन नहीं कर सकता। तो उसके जो ऊपर के कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट कर सकता है, दूसरा सेशन कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो इनके अधीनस्थ न्यायालय है वो क्या करते हैं, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, जेएमएफसी है, वो क्या करता है, इसको जो पावर दी गई है, जो अधिकारिता है, वो उस अधिकारिता को, ठीक है, यूज करने में असफल रहता है। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि यदि मान लीजिए जो जेएमएफसी है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जो जेएमएफसी है उसको जो अधिकारिता नहीं दी गई थी उस अधिकारिता का भी यूज कर लेता है। पहली तो कंडीशन है कि जिस अधिकारिता का उसको दिया गया है कि आप इस जुरिडिक्शन में काम करेंगे, तो वो उस जुरिडिक्शन में काम करने में असफल रहता है। और दूसरी चीज़ कि जिस जुरिडिक्शन में यानी जिस अधिकारिता में उसको नहीं दिया गया था, ठीक है, उसका जुरिडिक्शन नहीं था वो चीज़ करने का, तो वहाँ पे फिर भी उस क्षेत्र अधिकार में जाकर वो काम करता है। तीसरा आता है आपका कि यदि मान लीजिए जो जजमेंट दिया गया है वो अवैध रूप से दिया गया है, अनियमितता की गई है, यानी कि इरेगुलेटरी की गई है, तो यहाँ पे क्या किया सकता है, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। रिवीजन का एप्लीकेशन या तो आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं या फिर सेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीन कंडीशन में क्या किया जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट और या फिर सेशन कोर्ट जिसमें भी रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई गई है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस जो भी जजमेंट था, जो भी ऑर्डर पास किया गया है, उसकी शुद्धता के बारे में यानी करेक्टनेस के बारे में, लीगलिटी क्या है उसकी, ठीक है, वैधता, औचित्यता यानी कि प्रोप्राइटी क्या होती है उसके बारे में, और नियमितता से जांच की गई है कि नहीं है, अनियमितता तो नहीं की गई है यानी कि इरेगुलरिटी तो नहीं की गई। इन सभी चीज़ के जांच करने के लिए क्या किया जाता है, रिवीजन किया जाता है। तो ये हो गया आपका रिवीजन के बारे में छोटा सा एक संक्षेप में। ठीक है, अब यहाँ पे 397 क्या कहता है, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, अब यहाँ पे किसी भी केस का यानी कि जो समाप्त हो चुका है, यानी कि वो पूरा फाइंडिंग हो, जजमेंट हो, ऐसा नहीं कि जो कार्रवाई चल रही है और उसका बीच में कोई ऑर्डर किया गया है उसके लिए रिवीजन लगाया हो आपने, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका क्या है, मामला पूरा खत्म हो चुका हो, उसके बाद जो जजमेंट आया है उसकी अब क्या किया जाता है, रिवीजन किया जाता है। अब यहाँ पे अब देखेंगे इसका सब क्लॉज 2 ये क्या कहता है कि उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त पुनरीक्षण के शक्तियों का प्रयोग, यानी कि उपधारा 1 अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी अपील, जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। यानी कि पुनरीक्षण जो इंटरिम जो ऑर्डर्स होते हैं, यानी अंतर्वर्ती आदेश की कार्यवाही के बीच में कोई ऑर्डर दिया गया है, कार्यवाही अभी चल रही है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्डर उसमें दिए गए हैं, तब यहाँ पे उस ऑर्डर के रिवीजन नहीं हो सकता। जब तक ये केस पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक रिवीजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन कब किया जाता है, जब कार्रवाई पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, डिस्पोज ऑफ हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका रिवीजन किया जाता है। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए सेशन न्यायालय में आपने रिवीजन फाइल कर दी, तब यहाँ पे सेशन न्यायालय द्वारा डिसमिस कर दी गई, तो उसके बाद आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, रिवीजन का रिवीजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे 397 क्या किया जा रहा है, इसमें रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। रिकॉर्ड कब बनता है, जब यहाँ पे मामला पूरी तरह खत्म हो गया हो। ठीक है, तो उस तरह उसका क्या होता है, एक रिकॉर्ड बनता है, अभिलेख बनता है। तो उस रिकॉर्ड को मंगाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, या तो हाई कोर्ट करेगा या सेशन न्यायालय, जहाँ पे आप क्या करते हैं, रिवीजन फाइल करते हैं। तो हाई कोर्ट या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर
स्थित किसी अवर दंड न्यायालय, अवर दंड न्यायालय का मतलब क्या होता है, उससे निचली जो कोर्ट है उसके समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित यानी कि अभिलेख को मंगा रहा है, तो कौन से अभिलेख को, जिसको अभिलिखित किया गया है या फिर पारित किया गया है या फिर पारित किया गया निष्कर्ष, यानी जो फाइंडिंग निकाला गया था जो कोर्ट के द्वारा, निचली कोर्ट के द्वारा, उसकी रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, या फिर दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्यता के बारे, यानी करेक्टनेस के बारे में, लीगलिटी के बारे में और प्रोप्राइटी के बारे में, कि वो जजमेंट आया है, जो फाइंडिंग आई है, ठीक है, जो अभिलिखित किए गए थे, तो वो सभी क्या है, सही हैं या नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐसे अवर न्यायालय किन्हीं कार्रवाइयों की अनियमितता के बारे में, यानी कि रेगुलरिटी के बारे में, रेगुलरिटी चेक करने के लिए अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है, और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए, यानी कि जब तक रिवीजन पेंडिंग है तब तक, और इसका जो अभिलेख है जो यहाँ पे मंगाया जा रहा है 397 के तहत, जब तक उसकी परीक्षा नहीं की जाती, एग्जामिन नहीं कर लिया जाता, तब तक क्या किया जाए, जो दंडादेश दिया गया था निचली कोर्ट के द्वारा, उसको क्या किया दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। अब मान लीजिए यदि जो एक्यूज्ड है वो ऑलरेडी क्या है, परिरोध में है, यानी जेल में है, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अभियुक्त परिरोध में है, तो वहाँ पे उसके पास राइट है कि यहाँ पे क्या कर सकता है, जमानत पर या बंद पद पर छोड़ दिया जाए, ऐसा ऑर्डर कर सकता है। कौन कर सकता है, जो रिविजनल कोड है, यानी जो पुनरीक्षण जिसके समक्ष किया जा रहा है, वो क्या करेगा, उसको बंद पद पर छोड़ सकता है, या फिर जमानत पर यहाँ पे उसको छोड़ा जा सकता है, यदि अभियुक्त किस में है, जेल में है, यानी परिरोध में है तब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ आपको याद रखनी कि पहला तो आपका जो अभिलिखित किया गया था कोई अभिलेख, ठीक है, निचली कोर्ट के द्वारा, ये दूसरा है पारित किया गया निष्कर्ष है, या फिर दंडादेश या आदेश है, ठीक है। इन तीनों के बारे में क्या किया जाएगा, उसकी शुद्धता चेक करने के लिए, उसकी वैधता यानी लीगलिटी चेक करने के लिए, औचित्य यानी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, तो यह क्या किया जा सकता है, इसको मंगाया जा सकता है, उसका रिकॉर्ड मंगाया जा सकता है रिविजनल कोर्ट के द्वारा, या फिर उसकी रेगुलरिटी चेक करने के लिए भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसको अपने समाधान करने के लिए मंगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 397 के तहत पुनरीक्षण। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण आता है कि सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वो कार्यपालक हों या न्यायिक, और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हों या अपीली अधिकारिता का, यानी कि जो अब चाहे कोई भी यहाँ पे मजिस्ट्रेट हो, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, ठीक है ना, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, कोई भी मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो क्या कर रहे हो, आरंभिक यानी जो उनका प्रारंभिक जो जुरिस्डिक्शन होता है, जहाँ से केस स्टार्ट होता है, उसका प्रयोग कर रहे हो, या फिर वहाँ पे अपील की गई हो, उसके बारे में इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय से अवर समझे जाएंगे, यानी कि सेशन न्यायालय से नीचे की कोर्ट समझे जाएंगे, ठीक है, चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस उपधारा यानी उपधारा 1 जो 397 का है, इसके तहत और 398 के तहत जहाँ पे जांच करने के आदेश के बारे में बताया गया है, उस धारा के तहत, इन दोनों के तहत क्या किया जाएगा, न्यायाधीश जो है, सेशन न्यायाधीश, इससे नीचे की कोर्ट समझे जाएंगे, ये स्पष्टीकरण कहता है। अब यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये अभी मैंने बताया है, ठीक है ना, उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग। अब यहाँ पे जो क्या किया जा रहा है, अंतर्वर्ती आदेश किया जा रहा है, मान लीजिए कार्रवाई चल रही है अभी, ठीक है, कार्रवाई चल रही, बीच में ही कोई उसका कोई ऑर्डर निकलता है, अंतर्वर्ती आदेश यानी इंतरिम ऑर्डर, ठीक है ना, केस समाप्त नहीं होता है, केस समाप्त होने के पहले कुछ ऐसे ऑर्डर किया जाता है, तो उसका रिवीजन नहीं किया जा सकता, यहाँ पे बताया गया, चाहे वह ऑर्डर अपील में किया गया हो, जांच में की गई हो, विचारण में किया गया हो, या अन्य कार्यवाही में यहाँ पे पारित किया गया हो, तो उसका क्या है, पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे सबसेक्शन 3 क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन में से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार आप सेशन, मान लीजिए सेशन में कर दिया, ठीक है, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन लगाई, अब एप्लीकेशन लगा तो यहाँ पे खारिज हो गई, अब यहाँ पे खारिज हो गई, तो यहाँ पे आपके पास ये रेमेडी नहीं बचती कि आप यहाँ पे हाई कोर्ट पे चले जाएं।
हाई कोर्ट में रिवीजन का एप्लीकेशन लगा दी, यहाँ पे ग्रहण नहीं किया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप या तो सेशन में कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, इसका रिवीजन के लिए आप फाइल कर सकते हैं। अब 398 क्या कहता है, जांच करने का आदेश देने की शक्ति। अब यहाँ पे किसी अभिलेख की धारा 357 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। यानी कि जो हाई कोर्ट है या सेशन न्यायाधीश है, किसको डायरेक्शन कर रहा है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, कि वह ऐसे किसी परिवाद की जो धारा 203 की या फिर 204 की उपधारा 4 के अधीन खारिज कर दिया गया है। तो 203 क्या है, यहाँ पे परिवाद पे मामला आता है, वहाँ पे पर्याप्त आधार नहीं रहता, खारिज कर दिया जाता है। 204 में भी यहाँ पे खारिज करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये पूरा परिवाद में मैंने डिटेल लेक्चर बताया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब वहाँ पे खारिज कर दिया गया है किसी अपराध के अभियुक्त के ऐसे मामले में जिनमें उन्मोचित कर दिया गया, यानी कि डिस्चार्ज कर दिया गया था अभियुक्त को, तो अतिरिक्त जांच स्वयं करें या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में किसी के द्वारा कराए तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। यानी कि जो यहाँ पे खारिजी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन वो हो गई थी, ठीक है ना, डिसमिस कर दिया गया था 203 के तहत, उसको डायरेक्शन दे सकता है कि या तो स्वयं क्या करें या जांच करें या फिर किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को क्या कर दे, उसको हवाले कर दे कि आप यहाँ पे जांच करके रिपोर्ट दें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 399 की बात करते हैं। 399 में क्या बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश के पुनरीक्षण की शक्ति के बारे में। तो सेशन न्यायाधीश अब यहाँ पे क्या है 397 में आपका था रिकॉर्ड मंगाने की बात। अब यहाँ पे रिकॉर्ड मंगा लिया है, तब यहाँ पे पुनरीक्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है। ठीक है, सेशन न्यायाधीश ने क्या किया है, स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग 401 की उपधारा के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 401 समझना होगा। तो 401 की बात करें यहाँ पर, तो 401 में क्या बताया गया है, तो 401 में है कि उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति के बारे में। तो ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसमें अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, यानी कि या तो स्वयं ने मंगवाया है या फिर क्या किया है, किसी अन्य से यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है, तो वहाँ पे पुनरीक्षण के बारे में तो वह धाराएं 386, 382, 390, 391 द्वारा अपील न्यायालय को या 307 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्व प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो 390, 391, ये 392, ये सारी चीज़ें क्या हैं। 392 क्या कहता है कि जब मामला क्या है, ऐसा है कि जैसे दो न्यायाधीश बैठे हैं, ठीक है, डीवी बैठी है। अब यहाँ पे जो मामला है जिसको जजमेंट देने की बात आती है, तो यहाँ पे दो न्यायाधीश के मत क्या है, अलग अलग हैं। एक जज कुछ और कहते हैं, एक जज कुछ और कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसका क्या किया जाता है, 392 के तहत निपटारा किया जाता है। तो यहाँ पे इन सभी में जो भी शक्तियाँ बताई गई हैं उसका प्रयोग कौन कर सकता है, जो पुनरीक्षण कर रहा है, जिस कोर्ट के द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है, वो सभी शक्तियों का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे बताई गई है, 386, 389, 390, 391 में। 307 जैसे की बात करें 307 की, तो 307 में क्या होता है कि मामला क्या होता है, कमिट किया जाता है सेशन न्यायालय को, जब यहाँ पे क्षमादान दिया जाता है। क्षमादान कौन कर सकता है, सेशन न्यायालय भी कर सकता है। 307 में आप वहाँ पे बताया गया क्षमादान से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सभी पावर्स का यूज किया जा सकता है 401 में। दूसरा आता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक न किया जाएगा जब तक उसे अपने प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर न मिले। यानी कि जब रिवीजन है, इसका आदेश कोई भी ऐसा आदेश नहीं किया जाएगा जो आदेश अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा आदेश अगर करना है न्यायालय को, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक्यूज्ड को सुना जाएगा। यदि एक्यूज्ड नहीं है तो उसके बिहाफ पे उसका जो प्लीडर है उसके माध्यम से यहाँ पे उसको सुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा, तभी यहाँ पे कोई ऑर्डर किया जाएगा। ये बताया गया आपका क्लॉज 2 में, इस सबसेक्शन 2 में। अब यहाँ पे सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को
दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपर्वित करने के लिए प्रतिकृत करने वाली ना समझी जाएगी। यानी कि जो हाई कोर्ट है, दोष मुक्ति का आदेश जो किया गया था उसको दोष सिद्धि में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पावर यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, यहाँ पे 389 लिखा हुआ है ना, 389 के तहत क्या कर सकता है, रिवीजन जब पेंडिंग में है उस दौरान बेल पर छोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेल पर भी छोड़ा जा सकता है 389 के तहत। 307 में क्या है कि क्षमादान दे सकता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उपधारा 4 की बात करें तो जहाँ इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु कोई अपील नहीं की जाती। ठीक है, यानी कि जो मामला है उसकी अपील की जा सकती है लेकिन उसकी अपील नहीं की गई है, तब यहाँ पर वहाँ उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी। यानी कि यहाँ पे अपील हो सकती है, अपील की रेमेडी आपके पास है। ठीक है, तो आप अपील पे जाइए। अगर वहाँ पे पुनरीक्षण की कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी, पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, यदि आपके पास अपील की रेमेडी बची हुई है, ठीक है, तो पहले आप अपील करिए, उसके बाद आप रिवीजन वगैरह में आइएगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अपील हो रही है तो अपील करना है, अपील नहीं हो, अगर नहीं हो सकती तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। फिफ्थ कहता है कि जहाँ इस संहिता के अधीन अपील होती है कि तो उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है। यानी कि जब अपील हो सकती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या किया गया है, किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन लगा दी, और उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती। यानी कि न्यायालय को यदि यह लगता है कि जो अपील की गई है, यानी पुनरीक्षण का आवेदन किया गया है, जिस व्यक्ति ने किया है उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे इसकी अपील होती है। ठीक है, और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की अर्जी मान सकते हैं। यानी कि जहाँ पे पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, अपील की अर्जी मान सकता है, एज ए अपील उसको सुन सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये हो गया आपका सबसेक्शन 5। अब यहाँ पे बात करें 399, फिर से आते हैं लौट के। तो यहाँ पे 401 की पावर आपको पता ही हो गया। ठीक है, बेल दे सकता है 389 में, 307 के अधीन क्षमादान दे सकता है। तो वो सारी शक्तियाँ क्या है, यहाँ पर सेशन न्यायाधीश भी उपयोग कर सकते हैं, उसको यूज कर सकता है। दूसरा आता है कि जहाँ सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्रवाई उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई है, वहाँ धारा 401 की उपधारा 2, 3, 4, 5 जो अभी हमने कवर किया है उसके उपबंध जहाँ तक हो सकते हैं ऐसी कार्रवाई को लागू होंगे, और उक्त उपधाराओं उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाएगा कि सेशन न्यायाधीश के प्रति निर्देश हैं। तो आपको याद रखिए कि हाई कोर्ट का अगर आपने समझ लिया ना 401, ठीक है, 401 में जो पावर दिए गए हैं उस सबको समझ लिया, तो यहाँ पे भी सेम पावर किसकी आ जाएगी, सेशन न्यायाधीश की 399 में। जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया गया है, वहाँ एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा, और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पुनरीक्षण के रूप में और कार्रवाई उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर रिवीजन का रिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यदि आपने क्या किया, पुनरीक्षण का आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया है, तो उसके बाद आपके पास कोई अलग रेमेडी नहीं है, ठीक है ना, कि हाई कोर्ट जाए या फिर किसी अन्य कोर्ट में जाए पुनरीक्षण के लिए। यहाँ पे सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय क्या होगा, अंतिम होगा। ये हो गया आपका 399 और 401। अब यहाँ पे अपर सेशन न्यायाधीश के बारे में भी बताया गया। अभी हमने देखा उच्च हाई कोर्ट के बारे में 401 में, ठीक है ना। 399 में किसकी है, सेशन न्यायाधीश की। अब यहाँ पे एडिशनल सेशन यानी अपर सेशन न्यायाधीश की बात की जा रही है कि अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में जो सेशन न्यायाधीश के साधारण या विशेष आदेश द्वारा या फिर उसके अधीन अंतरित किया जाता है। यानी कि अपर सेशन न्यायाधीश डायरेक्ट यहाँ पे पुनरीक्षण के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा अपर सेशन न्यायाधीश के पास, ठीक है ना। जो सेशन न्यायाधीश के पास क्या किया जाएगा, रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई जाएगी, और जब सेशन न्यायाधीश क्या कर सकता है, आपको अपने साधारण या विशेष आदेश के द्वारा क्या कर सकता है, उस मामले को ट्रांसफर कर सकते हैं, अंतरित कर देता है अपर सेशन न्यायाधीश को कि आप क्या करें, इस अध्याय के अधीन सब शक्तियाँ प्राप्त होगी जिसका वह प्रयोग कर सकता है। यानी जिस सेशन न्यायाधीश
जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता था, यानी कि कौन सी शक्तियाँ 401 में जो बताई गई वही शक्तियाँ प्रयोग करेगा। तब यहाँ पे जो क्या करेगा, उस प्रकार से अगर यहाँ पे मामला ट्रांसफर कर दिए गए अपर सेशन न्यायाधीश के पास, तब यहाँ पर वही सारी शक्तियाँ इसको भी, अपर सेशन न्यायाधीश को भी होंगी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुनरीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब 402 क्या कहता है, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों में वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, पुनरीक्षण के मामलों को क्या कर सकता है, वापस ले सकता है या फिर अंतरित कर सकता है। ये इसके पावर यहाँ किसके पास है, हाई कोर्ट के पास पावर यहाँ पे बताई गई है। जब एक ही विचारण में दोषसिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं, यानी कि एक ही विचारण में एक से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, यानी कि कोई मामला है मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए चोरी का है या फिर कोई अन्य मामला है, आईपीसी से कोई अपराध ले लीजिए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक से अधिक व्यक्ति हैं जिनको दोषित किया गया है। अब वो क्या कर रहे हैं, पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर रहे हैं हाई कोर्ट में, और उसी विचारण दोषित कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर रहे हैं सेशन न्यायालय में। ठीक है, 4 व्यक्ति थे जिनको कन्विक्ट किया गया था, 4 में से 2 कहाँ पर कर रहे हैं, रिवीजन फाइल कर रहे हैं, हाई कोर्ट पे कर रहे हैं, 2 यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, सेशन न्यायालय में जा रहे हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, एक बार फिर से समझिए इसको। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से 4 व्यक्ति थे, ठीक है, जिसमें से 2 ने क्या किया, हाई कोर्ट में फाइल की सेशन इसके रिवीजन के लिए एप्लीकेशन, और 2 लोगों ने किया सेशन न्यायालय में। तब हाई कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा कि हाई कोर्ट को लगता है कि जो मामला है हाई कोर्ट के द्वारा ही निपटाया जाए, यानी स्वयं उसके द्वारा निपटाया जाना चाहिए। तो 2 लोग जिन्होंने सेशन न्यायालय में यहाँ पे रिवीजन फाइल किया था, उसको क्या करेगा कि अपने पास मंगा लेगा, उस पूरे मामले को अपने पास मंगा लेगा और चारों की क्या करेगा, रिवीजन एक साथ सुनेगा। लेकिन यदि मान लीजिए हाई कोर्ट को लगता है ऐसा कि जो मामला है ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मामला है सेशन न्यायालय के द्वारा भी निपटाया जा सकता है, इतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सेशन न्यायालय जो अपने पास आए थे, उसके हाई कोर्ट के पास जो 2 लोग आए थे रिवीजन के लिए, उन दोनों को क्या कर देगा, सेशन न्यायाधीश के पास ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास ये 402 में पावर है, या तो सेशन न्यायालय से अपने पास मंगा ले, और या फिर अपने पास से सेशन न्यायालय को भेज दे कि आप इसका रिवीजन करिए। ठीक है, ये हाई कोर्ट की पावर है। दूसरा आता है, जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायालय इस प्रकार निपटाएगा मानो उसके समक्ष आवेदन किया। यहाँ पर अब चाहे हाई कोर्ट ने अपने पास मंगाया हो मामला या फिर सेशन न्यायालय को भेजा गया हो, तो जो मामला है चाहे यहाँ हाई कोर्ट के पास हो चाहे सेशन न्यायालय के पास, ऐसा माना जाएगा कि इसी के पास आवेदन किया था चारों ने। ठीक है ना, जैसा अभी एग्जाम्पल लिया था, तो चारों ने हाई कोर्ट में ही किया था। यदि मान लीजिए सेशन न्यायालय में ट्रांसफर कर दिए तो माना जाएगा कि सेशन न्यायालय में ही चारों ने आवेदन किया था। तो ये हो गया आपका क्लोज 3rd, यानी सब सेक्शन 3rd और 4th। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे आपराधिक मामलों के अंतरण के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।